एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है 69 बीपीएससी पीटी क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। ये मेरा अनुभव है, मैं जो एग्ज़ाम देकर आया हूँ उसका अनुभव है, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये वीडियो आप देखेंगे और 70 बीपीएससी पीटी देने वाले लोग वन लाइनर पर फोकस नहीं करेंगे। मैं एक एक करके आज बताने वाला हूँ। अगर आप अपना कीमती 15 मिनट हमें देंगे तो आप 70 बीपीएससी में गलती नहीं करेंगे। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मैं किसी का वीडियो वगैरह ये सबसे हमको कोई मतलब नहीं है। मैं एग्ज़ाम देकर आया हूँ, मैं अपना पर्सनल अनुभव आप सबके साथ शेयर करने का मन किया तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को देखेंगे और हमारे चैनल पे क्या अवेलेबल है और मैं आपको जो पढ़ाया था वो भी आपके एग्ज़ाम में आया था, वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब और एक लाइक कर लेंगे। पहला पॉइंट है 69 बीपीएससी पीटी क्वेश्चन पेपर 150 एमसीक्यू। ये आपको पता है 150 प्रश्न थे जिसमें 80 क्वेश्चन कथन वाला था, यानी स्टेटमेंट टाइप। तो मैं इस स्टेटमेंट टाइप को हार्ड की श्रेणी में रखता हूं क्योंकि बीपीएससी एस्पिरेंट वाले अधिकतर 90% स्टूडेंट वन लाइनर पे फोकस किए हुए थे। तो इसलिए मैं इस स्टेटमेंट वाले को हार्ड की श्रेणी में रख रहा हूं। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। तो 80 क्वेश्चन था स्टेटमेंट टाइप, 70 क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैक्ट था, जिसमें ये भी ध्यान दीजिएगा 35 क्वेश्चन था इजी टू मॉडरेट, यानी हल्का से थोड़ा भारी, जो कि आप आराम से बना सकते थे। ये इजी की ही श्रेणी में आप समझ लीजिए। 35 क्वेश्चन था मॉडरेट टू हार्ड। मॉडरेट टू हार्ड का मतलब ये फैक्ट क्वेश्चन तो थे लेकिन ये थोड़ा भारी से भारी थे। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। अब हम सबके क्वेश्चन में पूछ लिया था कि गया की जनसंख्या क्या है। अब बताइए कि जब भी बिहार की जनगणना आप सब पढ़े होंगे या कोई भी स्टूडेंट पढ़ता है तो गया की जनसंख्या तो नहीं पढ़ता है कोई भी। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन तो है, लेकिन इसे मैं मॉडरेट की श्रेणी में इसलिए रख रहा हूँ, थोड़ा भारी की श्रेणी में, क्योंकि ये बच्चे पढ़ते नहीं है। ये ऑब्वियस सी बात है, कोई नहीं पढ़ता है कि गया का जनसंख्या 38 जिला है तो 38 जिला का जनसंख्या थोड़ी याद करेगा। तो इस कारण से मैं इसको समझ रहा हूँ कि मॉडरेट टू हार्ड। तो 80 क्वेश्चन थे स्टेटमेंट टाइप। तो अगर 150 में से अगर आप 80 घटाएंगे तो आपके पास मात्र 70 क्वेश्चन बचता है फैक्ट वाला। यानी अगर आप वन लाइनर याद करेंगे तो फैक्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। फैक्ट भी ऐसा जिसमें 35 क्वेश्चन इजी है, यानी आपको सिर्फ अगर आप वन लाइनर पढ़ लेंगे। वन लाइनर का मतलब होता है स्टेटमेंट सिर्फ याद कर लेना। जैसे जामा मस्जिद कहाँ है? न्यू दिल्ली। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707। तो ऐसा प्रश्न कम ही पूछ रहा है। जैसे कि एक क्वेश्चन आया कि डच फैक्ट्री पटना में कब लगा था? 1632। तो ये वन लाइनर था, लेकिन ऐसे प्रश्नों की संख्या 150 में मात्र 35 है। तो क्या आप 35 नंबर से क्वालिफाई कर पाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं कर पाएंगे। यानी वन लाइनर का जमाना 68 बीपीएससी और 69 बीपीएससी से जा चुका है। तो आप वन लाइनर वाले बुक को समेट के रख दें। लूसेंट क्राउन पढ़ना है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ उसको नहीं पढ़ना है, बहुत अच्छी बुक है। पर मेरा अनुभव ये कहता है कि वन लाइनर आप कम पढ़ेंगे, यानी फोकस कम करेंगे, उसको लास्ट में पढ़ेंगे। वन लाइनर सिर्फ पढ़ के छोड़ नहीं देंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए और करंट अफेयर्स कैसे पढ़ेंगे और क्या करंट अफेयर्स में आया ये आपको मैं अभी आगे बताऊंगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि 150 में से 35 क्वेश्चन ही मात्र जो है ईजी आया, फैक्चुअल वाला आया। बाकी सारा क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा और बहुत गहन नॉलेज होना चाहिए। आगे शेयर करता हूं कि आपको क्या क्या करना चाहिए। चलिए 70 बीपीएससी पीटी के लिए क्या करें, मेरा अनुभव क्या कहता है, पॉइंट वाइज समझते हैं। फर्स्ट नंबर, वन लाइनर पर फोकस ना करें। मैं आज जैसा कि आपको बताया कि 35 क्वेश्चन ही वन लाइनर बेस्ड आया था। तो आप 35 क्वेश्चन के लिए आप सिर्फ वन लाइनर पढ़ के जाएंगे तो आप 35 से 40 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए वन लाइनर पे फोकस ना करें। करंट अफेयर्स में भी नहीं। करंट अफेयर्स भी जो पूछा था ये वन लाइनर नहीं था, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को जब मैंने एनालिसिस किया, जब मैं सॉल्व कर रहा था, तो मुझे ये अनुभव हुआ कि सारा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाव वाला था, जिसमें कुछ कहानी जरूर था। तो करंट अफेयर्स भी ऐसा पूछा है कि डायरेक्ट नहीं पूछ लिया है कुछ भी ऐसा। तो इसलिए करंट अफेयर्स का भी डिटेल में अध्ययन करें। कैसे अध्ययन करेंगे, कैसे मैं करंट अफेयर्स आप सबको पढ़ाता हूँ, जिससे क्वेश्चन भी आए थे वो मैं आगे दिखाऊंगा आप सबको। तो वन लाइनर पे फोकस ना करें। दूसरी बात, यूट्यूब पे ऐसे सब वीडियो है कि यही 100 क्वेश्चन देख लें यही आएगा। ऐसे वीडियो से बिल्कुल बच के रहें। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर, मेरा अनुभव यही कहता है कि ऐसे वीडियो से बच के रहें, क्योंकि ये बोल देगा कि यही 1000 क्वेश्चन में से आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन सब वीडियो, ये सब सारा फालतू वीडियो है, व्यूज के लिए होता है। तो प्लीज वन लाइनर पे फोकस ना करें, वो वन लाइनर ही है जो कि एग्जाम में आया नहीं। दूसरा, बीपीएससी में एनसीईआरटी के महत्व को समझे, ये रियलिटी है।
क्योंकि 68 बीपीएससी और 69 बीपीएससी में एनसीईआरटी से बहुत सारे प्रश्न थे और आगे भी रहेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वैसे प्रश्न देता है जिसमें कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये आपको पता चलेगा कि इस कॉन्सेप्ट से ये हो सकता है। बीपीएससी ऐसे एस्पिरेंट को चूज करना चाहती है जो मेरा अनुभव कहता है कि उसको मल्टीपल ज्ञान हो, मतलब किसी टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल वाइज में उसको अध्ययन क्या हो, तभी वो डिलीवर कर पाएगा अपने काम में। तो बीपीएससी अब यही चाहती है अपने एस्पिरेंट से कि वो वन लाइनर पे हट जाए और एनसीईआरटी को महत्व को समझे। एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है, तो मैं अभी से आप सबको कह रहा हूँ इस 2 महीने में, यानी अभी से आराम मत कीजिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अक्टूबर और नवंबर तक, या 3 महीने भी ले लें अगर आप थोड़े थोड़े एनसीईआरटी पढ़ेंगे। 3 महीना बहुत ज़्यादा हो जाता है। अक्टूबर नवंबर तक आपको 6 से 12 तक ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, 11-12 हिस्ट्री की एनसीईआरटी, 6 से 10 साइंस की एनसीईआरटी, पॉलिटी में आप 11th की पढ़ लेंगे और एक 6th की पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये इतना एनसीईआरटी आपका खत्म हो जाना चाहिए। इकोनॉमिक्स का भी एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स का वेटेज आगे बढ़ने वाला है, ये गारंटी है। तीसरा है, अब प्रीलिम्स का नोट्स मेंस के नोट्स जैसा बनना चाहिए। देखिए, जैसा कि 80 क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप था, तो अब नोट्स भी स्टेटमेंट टाइप बनना चाहिए। कैसे? जैसे मैं कोई भी टॉपिक लेता हूँ, मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो सिर्फ ये हम नहीं जानेंगे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब आया था या कब लाया गया था, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये नहीं जानेंगे। जानेंगे कि जन धन अकाउंट एक्चुअल में क्यों खोला गया था, इसमें क्या सुविधा दी गई थी। तो ऐसा नोट्स बनना चाहिए। ऐसा नोट्स कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप बोलेंगे तो नोट्स का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन इसमें भी मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। लास्ट में मैं नोट्स थोड़ा सा बना के आपको दिखाया हूँ। तो प्रीलिम्स का नोट्स मेंस नोट्स के जैसा बनाना है, क्योंकि अब ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये भी आप याद रखेंगे। ये 3 पॉइंट के बाद बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की ओर। सब वीडियो का लेंथ बड़ा होगा, लेकिन आप लास्ट तक देखेंगे तभी आप अच्छा से डिलीवर कर पाएंगे 70 बीपीएससी में। चौथा है, प्रीलिम्स नोट्स के लिए जिस टॉपिक को पढ़ें उसे सिर्फ ऊपर ऊपर से ना पढ़े, उस टॉपिक को डिटेल में पढ़े, जैसा कि मैं चर्चा कर चुका हूं। तो प्रीलिम्स का नोट्स जब भी बनाएंगे तो किसी भी टॉपिक को आप अच्छे से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे अभी मैं आपको समझाने वाला हूं। पांचवा है, करंट अफेयर्स में वन लाइनर बुक पर ध्यान ना दें, ठीक है। करंट अफेयर्स में भी आपको वन लाइनर बुक पे ध्यान नहीं देना है। अगर मैं सर्वश्रेष्ठ बुक बताऊं आपको, तो 2-3 बुक आपको पढ़ लेनी चाहिए, जो कि मैं पढ़ता हूं और मुझे पढ़ाना भी अच्छा लगता है, जिसमें प्रतियोगिता दर्पण जो है बेस्ट बुक है, नंबर 1। दूसरा क्रॉनिकल का बुक आता है मेंस के लिए। ये दोनों बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मेंस में भी आपको हेल्प करेगा और ये दोनों बुक आपको प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स में भी हेल्प करेगा। इसको आप अच्छे से पढ़ना है आपको। और पीछे बहुत सारा सरकारी योजना दिया रहता है, तो उसको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो 6 है, करंट अफेयर्स में कोई भी योजना सरकार की हो, उस योजना पर डिटेल शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। कोई भी योजना सरकार जारी करती है तो उसका शॉर्ट नोट्स बन जाना चाहिए। कोई भी काम सरकार करती है उसका शॉर्ट नोट्स जरूर बना के रखें अपने कॉपी में। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं मैं बार बार बोल रहा हूं, उसके ऊपर अभी हम बात करने वाले हैं। 7वां है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपनी समझ को विकसित करें। देखिए, आप ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं और सोचते हैं कि बीपीएससी निकल जाए, ठीक है। और बहुत बच्चे तो एग्जाम के 1 महीना पहले जगते हैं, तो ये भी बहुत खतरनाक काम है कि 1 महीना पहले और सब किताब पढ़ लेंगे, मतलब जो जो मार्केट में उस टाइम आया, क्योंकि जान के एग्जाम के पहले बुक को पब्लिश किया जाता है, ये नियम है, क्योंकि उसी टाइम सेल होगा। जैसे दिवाली में कपड़ा कब आएगा, दीपावली में दिया लाया जाएगा, होली में तो नहीं लाया जाएगा, तो सिंपल सा बात है। तो वही चीज मैं बता रहा हूं कि जब भी एग्जाम आता है उसके ठीक पहले आपको ऐसा सब बुक मिलेगा जो कि आप पढ़े नहीं है, और पढ़े नहीं है तो आपको वो याद भी नहीं होने वाला है। तो वन लाइनर बुक से बचना है। लूसेंट क्राउन को पढ़ना तो जरूर है, लेकिन आपको बचना है। बहुत सारे ऐसे मार्केट में बुक हैं जो वन लाइनर करंट अफेयर्स जारी करते हैं, उससे भी बचना है। वो सब करंट अफेयर्स कोई काम के नहीं होते हैं उतने ज़्यादा। अब आप 1 करोड़ क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें 30 ठो आ ही जाएगा, लेकिन कम पढ़ के अच्छा करना है तो प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल हर एक मंथ का आप सब पढ़ेंगे। और दृष्टि का भी बुक आता है अच्छा, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये 3 बुक, मेरा अनुभव यही कहता है कि ये 3 बुक बहुत अच्छे थे जिससे आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। अपनी समझ को विकसित करें। सरकार के क्या गोल हो सकते हैं उस पर फोकस करें। देखिए, सरकार फ्यूचर में क्या काम करती है, हरित ऊर्जा पे क्या काम कर रही है, ग्रीन एनर्जी जिसको बोलते हैं, सौर ऊर्जा पे क्या काम कर रही है। मतलब सरकार एक्चुअल में प्रशासनिक में बैठे हुए अधिकारी से क्या चाहती है,
बस इस पे आप फोकस करेंगे तो आप खुद एनालिसिस करेंगे। अब आप वन लाइनर याद करके प्रशासन तो नहीं चला पाएंगे, आपके काम में कितना बाधा बनेगा। लेकिन अगर आप इकोनॉमी को अच्छे से अध्ययन करते हैं, पॉलिटी को अच्छे से अध्ययन करते हैं, तो आपको समझ में आएगा। ज्योग्राफी को अध्ययन करते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे ये काम करेंगे तो सटीक बैठेगा। तो इसलिए बोलते हैं अपनी समझ को विकसित करें। इतनी बात समझ में आ गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए 8वां नंबर हम सब देखते हैं, रीड स्टैंडर्ड बुक, डोंट फोकस ऑन वन लाइनर। अब हर एक विषय के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़नी चाहिए। फर्स्ट स्टैंडर्ड बुक मैं मानता हूँ एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी खत्म करने के बाद आप हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ें, क्योंकि वो डिटेल में है और आप आराम से अभी से पढ़ेंगे। आप अगर लेजीनेस नहीं दिखाएंगे तो आप अच्छा कर जाएंगे। लक्ष्मीकांत पढ़ें आप पॉलिटी के लिए। वैसे पॉलिटी में इजी क्वेश्चन आया था, पर लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना है, क्या पता अगली बार थोड़ा हार्ड कर दे। और पॉलिटी में एक और काम करेंगे आप सब कि करंट अफेयर्स से जो भी होता है, जैसे भी राहुल गांधी जी को सजा सुनाई गई थी, तो इससे क्वेश्चन नहीं आए कोई बात नहीं है, पर कभी ना कभी जरूर आएंगे। क्योंकि अब इसमें कौन आर्टिकल यूज हुआ था, तो अनुच्छेद 102 एक ई यूज हुआ था। उनको जो मानहानि का केस हुआ था उसमें सदस्यता जो रद्द कर दी गई है। उसके बाद कौन सा सेक्शन लगा था, तो सेक्शन 8 लगा था। अच्छा, आईपीसी का कौन सा धारा लगा था, 499 व 500। तो जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो फिर आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो स्टैंडर्ड बुक आपको पढ़ना है। मैं बुक का एक अलग बना दूंगा वीडियो, अभी हम सब जानते हैं क्या क्या करना है। 9th नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, डेली अपने रूटीन में रिवीजन के लिए 2 आवर होना ही होना चाहिए। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रिवीजन इज सो इंपॉर्टेंट। ये मैं अपना एक्सपीरियंस कह रहा हूँ। 2 घंटा अगर आप रिवीजन के लिए नहीं रखते हैं किसी टाइम में, तो आपका पढ़ना व्यर्थ है। जो आप दिन भर में पढ़ते हैं उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो 2 आवर होना ही होना चाहिए। 9वां नंबर हो गया। 10वां, अभी से मेंस पर ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि अब 1 साल है। 30 सितंबर को ऐसा कहा जा रहा है कि अगले साल फिर 70 बीपीएससी होगा। पर प्रीलिम्स के लिए टाइम वेस्ट किए बिना डिटेल में नोट्स बनाना शुरू करें। मेंस को करना ही करना है, पर प्रीलिम्स भी छोड़ना नहीं है, डिटेल में नोट्स बनाना है। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, आगे मैं बताता हूं कि हमारे चैनल पे क्या क्या अवेलेबल होंगे और कौन से क्वेश्चन हमारे चैनल से आए थे। इतने अगर आप कर लिए तो बहुत जबरदस्त तैयारी होगी। और ये मैं अपना पर्सनल अनुभव कर रहा हूँ, मैं भी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया हूँ, मेंस में थोड़े नंबर से रह गया था, इसलिए मैं अपना शेयर कर पा रहा हूँ आप सबके साथ। वरना मैं शेयर क्यों करूँगा, क्योंकि मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ, कोई ये नहीं है क्यों इतना चीज़ मैं देख लिया इस क्वेश्चन में, तो वही मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं। तो 70 बीपीएससी पीटी मैं आपके लिए क्या करूँगा जिससे आप 70 बीपीएससी पीटी क्वालिफाई करेंगे। तो हमारे चैनल, इस चैनल पे ऑनेस्ट आर्यन शिक्षा पे क्या क्या आपको अवेलेबल होगा मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट, साइंस के लिए एनसीईआरटी सीरीज शुरू कर चुका हूँ मैं। डेली 10 क्वेश्चन विद डिटेल एनसीईआरटी साइंस क्विज पढ़ाए जाएंगे, जिसका 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप देख लें। उसका पीडीएफ हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप आराम से डाउनलोड कर पाएंगे। जब तक उसको देखेंगे नहीं आपको अनुभव नहीं होगा। दूसरी बात, सिर्फ मेरा ही वीडियो एनसीईआरटी का देख के सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपको खुद से पढ़ना है, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, तभी आपका समझ विकसित होगा। दूसरा, 1 अक्टूबर से डेली 15 क्वेश्चन डिटेल में स्टडी कराए जाएंगे, जिसमें किसी भी क्वेश्चन का मल्टीपल आंसर होगा। उदाहरण के लिए अभी हम समझाएंगे आपको कैसा मैं पढ़ाऊंगा। तो 1 अक्टूबर से डेली 15 क्वेश्चन डिटेल में रहेगा, जिसमें एक क्वेश्चन का सिर्फ एक आंसर नहीं रहेगा, वन लाइनर नहीं रहेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, समझते हैं। एक चार्ट अभी दिखाता हूं मैं आपको क्वेश्चन का। और दूसरी बात, इस एनसीईआरटी का मात्र अभी मैं 6 वीडियो डाल पाया हूं, अब उसी से 3 क्वेश्चन आए हुए थे साइंस के। तो एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये 15 क्वेश्चन जो दूसरा नंबर आप देख रहे हैं, देखिए डेली 15 क्वेश्चन का सेट आएगा। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन मान लेते हैं ये हो, मानव विकास सूचकांक को पहली बार कब प्रकाशित किया गया? तो आंसर हो गया 1990। ये तो वन लाइनर है, मतलब यहां तक आप बिहार पुलिस सब में ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन बीपीएससी का बात क्या है, तो बीपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछता है, स्टेटमेंट वाइज। तो मैं एक मानव विकास सूचकांक के बारे में पूरा नीचे डिटेल एनालिसिस बताया हूं। ऐसे ही आपको 15 क्वेश्चन का सीरीज डेली मिलेगा, और ये वैसा क्वेश्चन होगा जो 70 बीपीएससी में पूछेगा। और तब तक आप करेंगे 15 क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड और मैं बढ़ा भी दूंगा, 20-25 तक भी ले जाऊंगा। बस आप अगर इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें कैसे हम सबको पढ़ना है, प्रकाशित हो गया 1990 में। तो नीचे देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1990 में पहली बार मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित किया। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था ग्लोबल जेंडर पे, तो वो कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच, ये ना करता था जारी।
तो आपको ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखिए इसमें एक और उजरा के ये दे सकता है आपको घुमा के कि मानव विकास सूचकांक की मतलब क्या क्राइटेरिया होता है कि ये वाला सूचकांक जारी किया जाता है। तो 3 आयाम है, उसका 3 पैमाना है। पहला क्या, लंबा एवं स्वस्थ जीवन, दूसरा ज्ञान की उपलब्धि और तीसरा एक अच्छा जीवन स्तर। मतलब किसी भी कंट्री में सबसे अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था कहाँ का है, शिक्षा का स्तर कैसा है और वहाँ के मानव का जीवन स्तर कैसा है। तो 1, 2, 3 पैमाने पे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास सूचकांक जारी करता है। अब ये यूएनडीपी की स्थापना कब हुआ था, तो 22 नवंबर 1965 में, और मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। तो ये डिटेल रहेगा। ऐसे जब हम सब पढ़ेंगे तो फिर क्वेश्चन लड़ेंगे। अच्छा, अब आपको मैं दिखाता हूँ करंट अफेयर्स का कौन सा क्वेश्चन आया था, दिखाता हूँ। अब ये करंट अफेयर्स में 5 सितंबर को आप सबको पढ़ाया था। डेली 10 करंट अफेयर्स रहेगा विथ डिटेल, नॉट वन लाइनर। तो जैसा मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 21 जुलाई 2023 को जारी ताजा आंकड़े के अनुसार 14 जुलाई 2023 को भारत की कुल विदेशी मुद्रा भंडार कितनी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 609.022 अरब डॉलर। तो ये तो वन लाइनर हो गया, लेकिन आप नीचे जैसे ही एनालिसिस करेंगे कि भारत की विदेशी मुद्रा कोष, इसमें क्या क्या शामिल किए जाते हैं। तो देखिए विदेशी द्वारा परिसंपत्ति, स्वर्ण, फिर विशेष आहरण अधिकार जिसको एसडीआर बोलते हैं, और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास सुरक्षित राशि। ये 4 चीज जो है विदेशी मुद्रा में शामिल किए जाते हैं। अब 69 बीपीएससी पीटी क्वेश्चन पे आइए, देखिए क्या पूछा है। 19वां नंबर था, ये सी सेट का है। क्या पूछा है, आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं। तो पहला है विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, तो देखिए वहां पे देखिए इधर विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, दूसरा है सोना यानी स्वर्ण, तीसरा है विशेष आहरण अधिकार, तो तीनों हो गया। चौथा है आरक्षित किस्त स्थिति, ये नहीं शामिल है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास सुरक्षित राशि ये होता है शामिल। तो 1, 2 और 3 हो जाएगा इसका सही आंसर, बी नंबर ऑप्शन 19 का बी। तो ऐसे मैं करंट अफेयर्स आप सबको करवाता हूं। तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि नहीं आया, लेकिन अगर मैं वन लाइनर करवा के आप सबको छोड़ देता तो फिर ये क्वेश्चन नहीं आते। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हमारे वीडियो से आया है, मैं अभी बाद में छांटूंगा उसको, फिर मैं आपको उस सब के लिए अलग वीडियो बना दूंगा। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट बात, जितना भी करना था मैं आपको बता दिया। अभी आते हैं 1-2 चीज पे और। तो अगर आप इतना फॉलो करेंगे तो आप अच्छा करेंगे 70 बीपीएससी में। तो डेली डेट वाइज करंट अफेयर्स आएगा, और 70 बीपीएससी पीटी का मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं, उसी में मैं ऐड कर दिया करूंगा। बस आपको वही प्लेलिस्ट फॉलो करना है, सारा वीडियो वहीं पे आपको मिलेगा। तो गेट रेडी टू 70 बीपीएससी पीटी। एक कबीर दास जी का एक कोड है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। इस कोड के साथ इस वीडियो का मैं अंत करता हूं। ये एनालिसिस आपको कैसी लगी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कुछ भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और 1 अक्टूबर से लेकर के अगले 30 सितंबर के पहले तक हमारे चैनल पे बहुत सारे आपको ऐसे चीज़ मिलेंगे जो कि मेरा अनुभव के आधार पे बनाया जाएगा और आपके 70 बीपीएससी पीटी क्वालिफाई करने में आपकी हेल्प करेगा। और ऑल सब्जेक्ट डिटेल शॉर्ट नोट्स भी मिलेगा। देखिए 3 सीरीज हमारे चैनल पे अभी एनसीआर ये बीपीएससी के लिए अवेलेबल होगा, जिसमें डेली करंट अफेयर्स वो भी डिटेल वाइज, दूसरा करंट अफेयर्स, दूसरा एनसीईआरटी बेस्ड जो 10 क्वेश्चन हम सब साइंस के देखते हैं, और तीसरा डेली पूरे साल हम सब 15 ऐसे क्वेश्चन करेंगे मल्टी टाइप जो कि बहुत सारे पूछे जाते हैं, और सरकार की योजनाओं पे अलग अलग वीडियो आएंगे। ये 4 चीज़ अभी अवेलेबल होंगे। फिर मैं एक ऐसा पूरे साल में आपको ऐसा जीके जीएस पढ़ाने वाला हूँ जिसमें आपको पूरा डिटेल में शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए अब जल्द ही मिलते हैं। अब आप वीडियो देखिएगा, इसको पूरा अच्छे ढंग से देख लिए होंगे तो थैंक यू, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।